अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी के आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। तो मैं इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ लिखूँगा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from some gaseous atom। ऐसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम वाली एग्जांपल है। मैग्नीशियम जो है जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो हमारे पास एनर्जी जो है ये +1 बनाती है और एनर्जी 738 किलो जूल पर मोल जो है वो इसमें हमारे पास लगती है 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब हम ये देखेंगे जी कि हमारे पास जो है वो बेसिकली कौन कौन से इसमें फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। याद रखिएगा हमारे पास फैक्टर नेम जो है साइज़ है, न्यूक्लियर चार्ज है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल है। तो नंबर फर्स्ट साइज हो गया, नंबर 2 जो है वो न्यूक्लियर चार्ज है या रेडियस है, और नंबर 3 जो है वो नेचर ऑफ ऑर्बिटल है। ये फैक्टर्स जो हैं। इसी तरह नंबर 4 हम लिखते हैं जी कि शील्डिंग इफेक्ट। ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, आइदर ये डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अब हम देखेंगे जी कि हमारे पास जो साइज़ है वो किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। इसमें इन्वर्स रिलेशन है, ग्रेटर द साइज स्मॉलर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये इन्वर्स रिलेशन है कि जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और जितना साइज़ छोटा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सो ये वाइस वर्सा है, यानी कि इसका उल्ट हो जाएगा हमारे पास। अब हमने देखना यह है कि हमारे पास सेकंड बड़ा फैक्टर जो है वो चार्ज का है, ग्रेटर द चार्ज स्मॉलर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी ग्रेटर द चार्ज लार्जर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी यूज्ड। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी या उतनी ज़्यादा एनर्जी नीडेड होगी। जितना चार्ज कम होगा, जितना चार्ज कम होता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो बड़ा सिंपल ट्रेंड है। अगर हमारे पास सिंपल ऑर्बिटल है, इफ़ ऑर्बिटल इज सिंपल देन जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो स्मॉलर होगी, और इसी तरह अगर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लार्जर। तो ये हमारे पास ट्रेंड है नेचर ऑफ ऑर्बिटल का कि अगर ऑर्बिटल सिंपल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर होगी और अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा इट इज़ ग्रेटर। अब हम देखेंगे जी कि ग्रुप में और पीरियड में ट्रेंड क्या है। ग्रुप में ट्रेंड बड़ा सिंपल है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ग्रुप में, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा गैसियस एटम में। सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन ग्रुप और इंक्रीजेज इन पीरियड। लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम जो है ये डिक्रीज करती है। अब क्वेश्चन आता है जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर। इसे समझते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हायर क्यों होती है। ये हमारे पास हमेशा जो है हायर होती है, डबल तकरीबन होती है। मैग्नीशियम के केस में ये 1450 तक अप्रोच कर जाती है, क्योंकि जो हमारे पास प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इस तरह ये एग्जांपल लीजिएगा, हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम में 281 रह गया, अब प्रोटॉन उतने ही रहे 12 और इलेक्ट्रॉन 11 हो गए। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, लिहाजा अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे इन 11 में से तो जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, प्रोटॉन की ग्रिप बहुत होती जाएगी,
लिहाजा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तकरीबन हमें ऐसा लगता है नामुमकिन है। सो 2 8 अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सो एनर्जी विल बी 1450 kJ पर मोल। सो इट इज़ इक्वल टू डबल। इसका मतलब है सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा